तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अभी तक हमने जो कॉन्जुगेशन डिस्कस की है, डीलोकलाइजेशन डिस्कस की है, रेजोनेंस डिस्कस की है, तो उसमें आपने देखा होगा कि या तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, पाई ऑर्बिटल्स या पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं, या उनके साथ कोई एडजेसेंट एम्प्टी ऑर्बिटल है या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या एम्प्टी ऑर्बिटल्स के साथ हमने डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन डिस्कस की है अब तक, जो हमने भी डिस्कशन की है। और शुरू में मैंने आपको कहा था कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अगर आपको याद हो, बिल्कुल शुरू में मैंने आपको कहा था कि वो डीलोकलाइज नहीं होते, तो एक्चुअली होते हैं। और उस वक्त भी अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि ये बाद में हम डिस्कस कर भी लेंगे, लेकिन उस वक्त चूंकि हम सिंपली कॉन्जुगेशन या डीलोकलाइजेशन डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो डीलोकलाइज नहीं होते या लोकलाइज्ड हैं। दिस इज जस्ट एन अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। ये हम वैसे कहते हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इनफैक्ट होते हैं। और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? दिस इज जस्ट द delocalization या involvement of sigma electrons in conjugation। तो hyper conjugation को हम define कैसे करेंगे? It is actually the interaction of sigma electrons with adjacent p और pi orbital, ठीक है। तो आपके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, जाहिर है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एक सिग्मा बॉन्ड में मौजूद होंगे। तो एक सिग्मा बॉन्ड है, उसकी इंटरेक्शन विद एन एडजेसेंट पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल आपको पता है कि तीन किस्म का हो सकता है, फील्ड, हाफ फील्ड या एम्प्टी हो सकता है। और एडजेसेंट पाई ऑर्बिटल के साथ भी इसकी इंटरेक्शन हो सकती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, टू गिव एन एक्सटेंडेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इंटरेक्शन का मतलब है ओवरलैप। तो जब ये ओवरलैप करेंगे तो एक एक्सटेंडेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, दैट हैज एन इफेक्ट ऑन द होल सिस्टम। और वो इफेक्ट क्या है कि ये पूरे सिस्टम को स्टेबलाइज कर देता है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की इंटरेक्शन विद एडजेसेंट पी और पाई ऑर्बिटल इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। सो सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द कॉन्जुगेशन इन्वॉल्विंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखते हैं मुख्तलिफ कंडीशंस देखते हैं या सिचुएशंस देखते हैं जिनमें ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है या सिचुएशन है, दैट इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन विद एडजेसेंट एम्प्टी पी ऑर्बिटल। एम्प्टी पी ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? एक कार्बोकैटायन। तो हमारे पास एक कार्बोकैटायन है, इसका मतलब है कि हमारे पास एक पी ऑर्बिटल है जो कि एम्प्टी है, और उसके एडजेसेंट पोजीशन पे हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो ये जो सी एच बॉन्ड मैंने अलग से बनाया हुआ है, दैट मीन्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इस कार्बन पे तीन हाइड्रोजन अटैच है, इट्स एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए आपको पता है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। जब डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ हम सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसको ही डिस्कस कर रहे होंगे इन केस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं या सिग्मा बॉन्ड है CH, ये इंटरैक्ट करता है विद दिस p ऑर्बिटल। कैसे? ये जो p ऑर्बिटल है इट इज एम्प्टी, और जब एम्प्टी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है कि इस पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, और इन इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स कहीं और से। अब ये जब आसपास देखता है तो इसको कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं नजर आ रहे जैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स हो या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो, लोन पेयर हो कहीं पर, कि वहां से ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सके। इसके करीब में सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, तो मजबूरन इसको सिग्मा इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने हैं। तो होता क्या है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं CH बॉन्ड के, ये शिफ्ट हो जाते हैं बिटवीन दीज टू कार्बन एटम्स। और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे बिटवीन दीज टू कार्बन एटम्स, तो क्या होगा? इसका पॉजिटिव चार्ज जाहिर खत्म हो जाएगा क्योंकि ये एक और बॉन्ड बनाएगा। सो इट विल फॉर्म अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड।
ठीक है ना। तो ये एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना के इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करके इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देगा। हुआ क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है सी एच बॉन्ड के, ये यहाँ शिफ्ट हो गए। जाहिर है इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो टूट गया, और बॉन्ड जब टूटा तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए। तो ये जो कार्बन है इट इज स्टिल बॉन्डेड विद द सेम इलेक्ट्रॉन्स। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अभी भी इस कार्बन के पास है, या इसने इस कार्बन के साथ दूसरे कार्बन के साथ शेयर कर लिए हैं, लेकिन इसका जो पार्टनर था हाइड्रोजन, उसके पास तो अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, क्योंकि जब ये बॉन्ड बना था कार्बन और हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया था या शेयर किया था, और एक कार्बन ने इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करके एक बॉन्ड बनाया था। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ शिफ्ट हो गए, तो हाइड्रोजन जो है उसके पास अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। इट मींस इट इज लेफ्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो आपने एक पॉजिटिव चार्ज खत्म किया लेकिन दूसरा क्रिएट कर दिया। और ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हम रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन या कैनोनिकल फॉर्म्स बनाते हैं, देखें बीच में जो एरो है दैट इज आल्सो एन एरो शोइंग रेजोनेंस। तो जब हम रेजोनेंस शो करते हैं तो उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो चार्जेस हैं वो सेम होंगे। तो यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है। अब एक चीज जो आपको यहाँ याद रखने की जरूरत है वो ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इन दो कार्बन्स के दरमियान शिफ्ट हो जाते हैं, सी दिस हाइड्रोजन, इसका कोई यहाँ बॉन्ड नहीं है इस कार्बन के साथ, बट इट स्टिल रिमेन्स विद इन द बॉन्डिंग डिस्टेंस। ये इस कार्बन के करीब रहता है ताकि अगर जरूरत हो तो ये वापस बॉन्ड बना सके। तो होता क्या है कि चूंकि ये डबल हेडेड एरो है, इसका मतलब है कि ये बॉन्ड वापस शिफ्ट भी हो सकता है। तो इस बॉन्ड को वापस शिफ्ट होने के लिए ये जरूरी है कि ये हाइड्रोजन करीब में ही कहीं पर मौजूद हो। तो अगर हम इसको यूं ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस ऐसे शिफ्ट हो सकते हैं। तो जब ये वापस शिफ्ट होंगे तो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड दोबारा से बनेगा, और ये इलेक्ट्रॉन चूंकि इस वाले कार्बन से दूर जा रहे हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज वापस क्रिएट हो जाएगा। तो हम मॉलिक्यूल की शक्ल चेंज नहीं कर रहे, we are just trying to help this carbon atom, this one, to get rid of the positive charge for a small period of time। हम इसको थोड़ी सी रिलीफ दे रहे हैं ताकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड ना हो, और वो थोड़ा सा उसकी कॉन्सेंट्रेशन या डेंसिटी जो है वो चार्ज डेंसिटी कम हो जाए। इसको अगर हम ऑर्बिटल्स की मदद से देखें तो कैसे देखेंगे, हमारे पास दो कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, एक ये कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो जाहिर है इसके ऊपर sp3 ऑर्बिटल्स होंगे 4। एक इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज किया है और 3 हाइड्रोजन के साथ। तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तीसरा हाइड्रोजन जिसको हमने इस बॉन्ड के जरिए शो किया हुआ है वो इसके एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड ऐसे बन गए। सो दिस इज द सिग्मा बॉन्ड दैट वी आर शोइंग हियर। ये sp3 ऑर्बिटल है कार्बन का, और ये जो है ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है। तो ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अब इसके एडजेसेंट कार्बन पे अगर आप देखें तो 2 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाए हुए और एक हमारे पास कार्बोकेटायन है व्हिच इज प्रेजेंट इन एन एम्प्टी p ऑर्बिटल। और आपको पता है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक ऑर्बिटल इस पे एम्प्टी मौजूद है। अब ये जो ऑर्बिटल है ये जब इसके साथ ओवरलैप करेगा तो वो तब करेगा जब ये आपस में पैरेलल हो। तो ज़ाहिर सिग्मा बॉन्ड है, ये रोटेट कर सकते हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये एक दूसरे के साथ पैरेलल। तो जब पैरेलल होंगे तो ये आपस में बॉन्ड बना सकते, और वो बॉन्ड कौन सा होगा, पाई बॉन्ड, क्योंकि देखें साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैप से बना है तो जाहिर है वो पाई बॉन्ड होगा। तो जब ये कार्बन इसका sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएगा तो जाहिर है इसको एक बॉन्ड तोड़ना होगा, और वो ये वाला बॉन्ड है। तो जो हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड है वो टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इसके साथ शेयर हो जाएंगे। अब इन दोनों सिचुएशन से जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा या इन दोनों का जो हाइब्रिड होगा वो क्या होगा, वो ये होगा।
जिस तरह हम रेजोनेंस हाइब्रिड्स बनाते थे, तो इसका भी हम एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। अब इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो हमारे पास शुरू में एक +1 चार्ज था इस पूरी स्पीशी पे, ठीक है। एंड में भी अगर आप देखें 1 से 2 बने, क्योंकि यहाँ बॉन्ड नहीं है तो हाइड्रोजन आयन अलग है और ये अलग है, लेकिन स्टिल इट रिमेन्स विद इन बॉन्डिंग डिस्टेंस। तो +1 चार्ज ओवरऑल यहाँ भी है। हमने जस्ट क्या किया कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये जो +1 चार्ज है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया? कभी ये कार्बन पे और कभी इस हाइड्रोजन पे रेजोनेट होता रहता है। तो जो +1 चार्ज था शुरू में एक्यूमुलेटेड था कार्बन पे, अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, उसकी चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन। तो अब यहाँ जब हम बॉन्ड बनाएंगे, हम वो बॉन्ड जो कि इस हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हैं उनको डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो अगर आप देखें कि ये CH बॉन्ड जो है ये कभी बनता है और कभी टूट जाता है, इसका मतलब है इट्स नॉट अ ट्रू सिंगल बॉन्ड। तो जब ट्रू नहीं है तो इसको हम यहाँ डॉटेड लाइन से शो करते हैं। फिर हमारे पास कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी है यहाँ भी है। तो दोनों केसेस में अगर आप देखें तो सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो है दैट इज नॉट डिस्टर्ब, इसको हमने छेड़ा नहीं है। सिर्फ क्या हुआ है कि एक स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड बन रहा है और दूसरे स्ट्रक्चर में कोई बॉन्ड, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है इट्स नॉट अ ट्रू पाई बॉन्ड, इसीलिए इसको भी हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। लेकिन एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो कि यहाँ आपको नजर आ रही है वो ये पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज जो कि हमने यहाँ पर इसको प्लस और प्लस से शो किया था, अब हम इसको प्लस से शो नहीं करें बल्कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज से शो कर रहे हैं। सो डेल्टा पॉजिटिव यहाँ भी लगाया है, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ भी लगाया है। इसको आप यूं कंसिडर कर लें कि अगर ये +1 है, +1 चार्ज है, तो यहाँ इस कार्बन पे भी +1 चार्ज है, इस हाइड्रोजन पे भी +1 चार्ज है। लेकिन डेल्टा का मतलब है कि इसको हाफ कर दिया हमने, तो इसका मतलब है कि 0.5 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, 0.5 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन पे जो चार्ज डेंसिटी थी वो कम हो गई। डेल्टा का मतलब होता है कि इट्स नॉट अ कंप्लीट चार्ज, हाफ है इसके। तो हमने इस चार्ज डेंसिटी को कम कर दिया, और जब चार्ज डेंसिटी को हम कम करते हैं, आपको पता है कि चार्ज की वजह से इंस्टेबिलिटी आती है, तो चार्ज डेंसिटी को जब हम कम करते हैं तो दैट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी टू द सिस्टम। तो इस पूरे प्रोसेस की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन के प्रोसेस की वजह से क्या हो रहा है, इस पूरे सिस्टम में स्टेबिलिटी आ रही है। अब हम देखते हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या एडजेसेंट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं या नहीं। जाहिर हो सकते हैं। हमारे पास अगर एक सिग्मा बॉन्ड हो, जैसे ये CH बॉन्ड है अगेन, और उसके साथ एक कार्बन है जिसके एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है नॉन बॉन्डेड फॉर्म में, जिसको हम दूसरे अल्फाज में रेडिकल भी कहते हैं। तो हमारे पास एक रेडिकल है और उसके एडजेसेंट पोजीशन पे एक सिग्मा ऑर्बिटल या सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। पहले तो ये कोशिश करेगा कि कहीं पर और नॉन बॉन्डेड या पाई बॉन्ड्स मौजूद हों या पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों तो उनके साथ कॉन्जुगेशन करें, क्योंकि जो पाई बॉन्ड है दैट इज मच वीकर एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड। वो वीक होता है। वीक का मतलब है कि वो जल्दी टूट सकता है या आसानी से टूट सकता है, या उसके इलेक्ट्रॉन आसानी से ब्रेकअप करके कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हेड ऑन ओवरलैप से बनते हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन अगर पाई बॉन्ड मौजूद नहीं है तो फिर जाहिर है मजबूरन इसको सिग्मा बॉन्ड से ही गुजारा करना पड़ेगा और उसके साथ ही ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड है और उसके एडजेसेंट पोजीशन पे एक ऑर्बिटल है जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब चूंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, पार्टनर इसको एक ही चाहिए। तो जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड से यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, और इस CH बॉन्ड का दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ जाहिर है शिफ्ट होगा। तो
यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा और हाइड्रोजन पे रेडिकल आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी थी इस कार्बन पे, इसको हमने थोड़ी देर के लिए शिफ्ट कर दिया हाइड्रोजन पे। ये वापस भी ऐसे शिफ्ट हो सकते हैं ऐसे, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन तो आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वापस ये वाला स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसका मतलब है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ही इंटरैक्ट करके या एक रेडिकल के साथ भी इंटरैक्ट करके हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। और इस केस में अब इलेक्ट्रॉन को हमने हाफ तो नहीं किया, बट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको हमने एक तरह से हाफ कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि ये एक इलेक्ट्रॉन है तो हाफ यहाँ पर हाफ, इलेक्ट्रॉन हाफ नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाफ हो गई। ये पूरा एक एक्सटेंडेड ऑर्बिटल बन गया और ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये इस एक्सटेंडेड ऑर्बिटल का हिस्सा बन गया। और जिस तरह हमने पिछले में सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन या सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को डॉटेड लाइन से शो किया था, तो यहाँ भी शो करेंगे, लेकिन जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, उसको वैसे ही सॉलिड लाइन से शो करेंगे। अब थर्ड जो केस है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन विद एन एडजेसेंट फिल्ड ऑर्बिटल। फिल्ड ऑर्बिटल का मतलब है कि जो एडजेसेंट ऑर्बिटल है, नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं या एक नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज क्या करता है, जिस तरह पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये नेगेटिव चार्ज जब इस कार्बन पे होता है तो ये एक इंस्टेबिलिटी का साइन है। तो ये कार्बन चाहेगा कि इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहीं और शिफ्ट कर दे या डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो ये क्या करेगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स को, इन इस नेगेटिव चार्ज को ये पुश करेगा टुवर्ड्स दिस कार्बन, और ये इन दोनों कार्बन्स के दरमियान शेयर होके एक डबल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब इस कार्बेनाइन के एडजेसेंट पोजीशन पे जो कार्बन है उसके साथ कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो। क्योंकि जब तक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से इस तरफ शिफ्ट नहीं होगी। क्यों? जैसे इस एग्जाम्पल में फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन ज़ाहिर पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये फ्लोरीन क्या कर रहा है कि इस कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींच रहा है, विथड्रॉ कर रहा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन भी यही है कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ शिफ्ट करें। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे ही फ्लोरीन की तरफ है क्योंकि इट्स अ हाईली पोलर बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट करके इस कार्बन को, जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था इन तीन फ्लोरीन की वजह से, इसको मजीद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये इस जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का, इसको अपनी तरफ खींच सकता है आराम से। तो ये यहाँ से पुल करेगा और ये जो कार्बन है ये तो ऑलरेडी तैयार बैठा है कि कब मैं पुश करूं, तो ये पुश करेगा और ये पुल करेगा। तो इसका मतलब है कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो आसान हो जाएगी। और ये बॉन्ड फॉर्मेशन इस ऑर्बिटल जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जिसमें, और इस कार्बन फ्लोरीन के सिग्मा ऑर्बिटल के दरमियान या sp3 ऑर्बिटल जो है इसका, इनके दरमियान साइड वाइज ओवरलैप से ये पाई बॉन्ड बनेगा। तो हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी। इस सिचुएशन में भी अगर आप देखें तो जो फ्लोराइड आयन है इट रिमेन्स विद इन द बॉन्डिंग डिस्टेंस विद दिस स्पीशीज। तो अगर ये चाहे, क्योंकि ये फ्लोरीन जो है बहुत छोटा है इसका साइज एटम का, और इस पर नेगेटिव चार्ज जब आ जाए तो ये हाईली अनस्टेबल होता है, इसीलिए HF जो है इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट्स अ वीक एसिड। क्योंकि जब ये डिसोशिएट होता है तो फ्लोराइड आयन चूंकि हाईली अनस्टेबल है और ये वापस जाके हाइड्रोजन आयन को लेके HF दोबारा बना देता है। तो अगर आप इसको देखें कि H और F इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ऐसा नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। साइज छोटा है, चार्ज ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो चार्ज डेंसिटी जब ज्यादा हो तो वो एक चीज जो है वो अनस्टेबल होती है। तो ये अपने नेगेटिव चार्ज जो है इस कार्बन के साथ शेयर करके सिग्मा बॉन्ड फिर से बनाएगा और एज अ रिजल्ट
ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वापस इस कार्बन पे शिफ्ट होके आपको ये वाला स्ट्रक्चर दोबारा से देंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास जो हाइब्रिड बनेगा वो कुछ यूं होगा। इसमें भी अगर आप देखें सेम वही सिचुएशन है कि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह पर मौजूद है और सिर्फ कार्बन फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड जो है उसको हमने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, जस्ट लाइक इन द अदर टू एग्जांपल्स, क्योंकि ये एक ट्रू सिंगल बॉन्ड नहीं है, इट्स नॉट अ ट्रू सिंगल बॉन्ड एनी मोर। और जो चार्ज है अगेन उसको हमने डेल्टा नेगेटिव साइन से शो किया हुआ है। डेल्टा नेगेटिव का मतलब है कि ये जो चार्ज डेंसिटी है ये अब इस कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एक एक्सटेंडेड ऑर्बिटल बन गया और इस एक्सटेंडेड ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए इक्वली और चार्ज डेंसिटी भी मिनिमम हो गई है या कम हो गई है पहले से, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ये एक्चुअली एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है। ठीक है, अब हमने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्जुगेशन देख ली विद एडजेसेंट ऑर्बिटल जो कि फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो या एम्प्टी हो। लेकिन क्या ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक पाई ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। अगर ये एक एडजेसेंट पी ऑर्बिटल के साथ कर सकता है तो पाई ऑर्बिटल के साथ भी ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। अगेन उसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन ही कहेंगे। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, वो इस प्रोपीन की है। तो प्रोपीन में अगर आप देखें हमारे पास चूंकि प्रोपीन है तो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही है, अल्कीन है। अल्कीन में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है। और जो इसके एडजेसेंट कार्बन है ये वाला कार्बन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब है कि इसके 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं और 3 हाइड्रोजन्स के साथ इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है। इसको अगर हम कंसिडर करें कि ये एक अल्कीन है और ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्यों है? क्योंकि हम अगर सिंपलेस्ट एक अल्कीन बनाए तो वो आपको यूं नजर आएगा, और सिंपलेस्ट अल्कीन का नाम क्या है? इथीन। तो इस सिंपलेस्ट अल्कीन में अगर आप देखें 2 कार्बन है और दोनों कार्बन्स पे 2-2 हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ द अल्कीन्स यू कैन हैव। इसका मतलब है कि दोनों कार्बन्स में किसी पे भी कोई अल्काइल ग्रुप या कोई और ग्रुप अटैच नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं, C2H4 है। लेकिन यहाँ इस अल्कीन को अगर आप गौर से देखें ये वाला, तो इसमें जो राइट वाला कार्बन है ये वाला, इस पे तो 2 हाइड्रोजन इसकी तरह अटैच हैं, लेकिन ये जो कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप अटैच है। ये ऐसे है जैसे हम इसको ये हटा के CH और इसके साथ ये CH3। तो अब आप देखें कि इट्स अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है कि अगर हाइड्रोजन को कोई और ग्रुप रिप्लेस करे किसी अल्कीन में उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो इन केस ऑफ इथाइलिन इट्स अ नॉन सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन और इन केस ऑफ प्रोपीन इट्स अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। अब हम देख रहे हैं जस्ट हाइपर कॉन्जुगेशन। ये जो अभी मैंने आपको कहानी सुनाई है इसकी एक वजह है। ये जो नॉन सब्स्टिट्यूटेड और मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन की कहानी मैंने आपको बताई है, इसकी वजह है जो कि इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें डिस्कस करते हैं कि कैसे होगी। तो वी हैव a sigma bond between carbon and hydrogen here and we have a pi bond here। तो pi ऑर्बिटल्स हैं और सिग्मा ऑर्बिटल है। तो ये जो sp3 ऑर्बिटल है इस कार्बन का, ये और इस कार्बन का जो p ऑर्बिटल है जो जिसने पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, रिमेंबर इसका sp2 ऑर्बिटल नहीं, इसका जो पाई बॉन्ड है, सॉरी इसका जो p ऑर्बिटल है जिसने पाई बॉन्ड बनाया हुआ है उसके दरमियान और इस sp3 ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन इसके दरमियान ओवरलैप होगा। तो हमारे पास एक नया डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन्स के दरमियान बन जाएगा। लेकिन ये कैसे बना? ये ऐसे बना कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं सिग्मा बॉन्ड के, ये यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं
ओवरलैप करने के लिए इसके p ऑर्बिटल के साथ, तो p ऑर्बिटल के साथ जब ये वाला ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो एक डबल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन कैसे? जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो शेयर हो जाएंगे इन दो कार्बन के दरमियान। इसका मतलब है कि ये जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब जो सेंट्रल कार्बन है इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जब ये यहाँ से एक और बॉन्ड बनाने जाएगा तो इसके तो 5 हो जाएंगे फिर, इसलिए इसके साथ ही साइमल्टेनियसली जब ये बॉन्ड बनने जा रहा है तो ये बॉन्ड टूट जाता है। और कौन सा बॉन्ड इनमें? पाई बॉन्ड, क्योंकि इस कार्बन का, सेंट्रल कार्बन का जो p ऑर्बिटल है अब वो यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है इसके साथ, तो जाहिर है इसने इसके साथ तो फिर रिश्ता तोड़ना है, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा। और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी भी इसको जरूरत नहीं है इस ऑर्बिटल को, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं। तो ये जो ऑर्बिटल है इसको अब इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए तो इसने इसका साथ छोड़ दिया। अब ये जो कार्बन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अपने घर चला जाता है और बेचारा जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, तो अनस्टेबल हो जाता है। तो अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे चार्ज देखें तो यहाँ ये न्यूट्रल है और ये +1 -1, तो ये 0 हो गया। लेकिन इस इंस्टेबिलिटी को आराम से ये खत्म भी कर सकते हैं, ये वापस इसके साथ पैचअप करके दोबारा डबल बॉन्ड बनाए, और ये क्या करे, ये वाला कार्बन इसके साथ ये बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन इसको वापस दे दे कि भाई तुम अपने इलेक्ट्रॉन ले लो, मुझे उसके साथ ही बॉन्ड बनाना है। तो ये ऐसे ही रेजोनेट होते रहेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ कि स्टेबिलिटी आ गई। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, अब स्टेबिलिटी कैसे आई? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी इन दो कार्बन के दरमियान वो अब यहाँ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इनफैक्ट वो शेयर हो रही है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो कभी यहाँ एक्यूमुलेट होती है, कभी वापस जाती है। सो इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन दीज 2 कार्बन, कभी यहाँ डबल बॉन्ड बनता है, कभी यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है। तो जब हम इसका हाइब्रिड बनाएंगे तो वो कैसा नजर आएगा कि जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स हैं जो कि इस प्रोसेस में डिस्टर्ब नहीं हुए, जैसे ये वाला कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इसको सॉलिड लाइन से शो किया हुआ है, या कार्बन 2 और 3 या 1 और 2 का जो सिग्मा बॉन्ड है वो भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। सिर्फ क्या हुआ है कि इन 2 कार्बन के दरमियान एक नया पाई बॉन्ड बना और फिर टूट भी गया, तो इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। और ये जो पाई बॉन्ड है ये सेकंड जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके में नहीं है, तो इसको भी हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। और ये जो CH बॉन्ड है ये भी टूट गया है ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो इसको भी हम एक डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अब यूजुअली हम अल्कीन्स जब देखते हैं, जो मैंने अभी आपको कहानी बताई थी कि अनसब्स्टिट्यूटेड है या मोनोसब्स्टिट्यूटेड है या डाइसब्स्टिट्यूटेड है, तो जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगी, अल्काइल ग्रुप्स ज़्यादा होंगे, तो उतने ही हाइपर कॉन्जुगेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो एग्जाम्पल है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी बार पॉसिबल है। देखें, ये हमारे पास CH3 है, तो हमारे पास इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन्स अटैच हैं और ये आगे इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। तो अभी जो हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया है ये सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ डिस्कस किया, लेकिन जाहिर है ये सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ तो नहीं पॉसिबल, ये तीनों के साथ पॉसिबल है। इसका मतलब है कि ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो देयर आर 3 हाइपर कॉन्जुगेटेबल हाइड्रोजन। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है और यहाँ से भी शिफ्ट हो सकती है। तो अगर इस कार्बन पे एक और अल्काइल ग्रुप हो, एक और CH3 ग्रुप हो या कोई भी और ग्रुप हो जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, they could also be involved in hyperconjugation। या जो दूसरा कार्बन है उस पे अगर कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो जाहिर है उसके पास अगर हाइड्रोजन हैं
तो वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती रहेगी और मॉलिक्यूल जो है या सिस्टम जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगी या हाइपर कॉन्जुगेटेबल हाइड्रोजन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा अल्कीन्स जो है वो स्टेबल होंगे। इसकी और भी मैनिफेस्टेशंस हैं जो कि नेक्स्ट सेशन में जब भी हम मिलेंगे तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच